हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। मुगल एम्पायर का डिराइव्ड है दो वर्ड से, जिसका मोग है। मोग मतलब होता है ब्रेव या फिर डेविल, बहादुर या फिर शैतान। ठीक है। मुगल जो है वो मिक्सचर रहता है मंगोल्स और इसका तैमूर वाला वंशज का, तुर्क तैमूर तैमूर का मतलब फादर साइड से तैमूर का डिसेंडेंट रहता है और मदर साइड से चंगेज़ खान का डिसेंडेंट रहता है। ठीक है ना। उज्बेकिस्तान का एक रूलर रहता है अबू सईद मिर्ज़ा, उसकी एक बेगम रहती है एहसान दौलत बेग। उन दोनों का शादी होता है तो दो बच्चे होते हैं, एक अहमद मिर्ज़ा, एक रहता है उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख का मिर्ज़ा का बेटा का नाम रहता है बाबर। बाबर का जन्म का डेट याद रखना बहुत आसान बात है। वैलेंटाइंस डे के दिन बाबर जन्मा है, 14 फरवरी 1483। तो बाबर का जन्म कब है? 14 फरवरी 1483। ठीक है ना। तो ये तो हो ही जाएगा। तो अभी जब अब उज्बेकिस्तान में क्या होता है ना, जब राजा मरता है ना तो अपने दोनों बेटों, अपने सारे बेटों को बराबर का राज देता है। जैसे इंडिया में होता है ना, जो बड़े बेटे को ही सब कुछ दे देता है और छोटे बेटे ऐसे राज नहीं मिलता है। तो लेकिन वहाँ ऐसा रूल होता है जो भाई दोनों को मिलेगा। तो उमर शेख मिर्ज़ा और अहमद मिर्ज़ा दोनों को बराबर का राज मिल गया। तो उमर शेख मिर्ज़ा फरगना का राजा बना और अहमद मिर्ज़ा समरकंद का राजा बना। 1494 में उमर शेख मिर्ज़ा का देहांत हो जाता है। बाबर उस समय बस 12 साल का रहता है और वो फरगना का थ्रोन पे अब वो बैठता है। 1494 में ये जब बाबर 12 साल में ही थ्रोन पे बैठ गया तो उसके जो चाचा थे अहमद मिर्ज़ा, वो सोचे जो अटैक करके इससे फरगना छीन लेते हैं। लेकिन उस समय बाबर की जो दादी थी दौलत बेग, एहसान दौलत बेग, उसने उसको कन्विंस किया जो नहीं नहीं ऐसे मत करो, ये वो करके। तो वो सोची, तो फिर उस समय अहमद मिर्ज़ा टाल दिया। थोड़ा दिन बाद सोचा बाद में देखता है इसको। तो लेकिन होता क्या है ना, उसी साल वो भी मर जाता है अहमद मिर्ज़ा भी। तो अहमद मिर्ज़ा के डेथ के बाद एक उज़्बेक का रूलर रहता है सैबानी खान। वो समरकंद पे अटैक करके समरकंद को जीत जाता है। 1496 में बाबर सोचता है जो सैबानी खान को हरा के ना उससे अपना समरकंद वापस जीत लिया जाए। तो वो जाता है, लेकिन सैबानी खान उसको बहुत आसानी से हरा देता है, भगा देता है जिल्लत करके। बच्चा क्या आया लड़ने। फिर 1497 में बाबर दूसरी बार ट्राई करता है, लेकिन उस समय ना बाबर जीत जाता है। अब आप लोग भी सोचेंगे कैसे जीत जाता है, बच्चा रहता है। तो लेकिन वो इसलिए जीत जाता है क्योंकि सैबानी खान उस समय था ही नहीं वहाँ। तो सैबानी खान वहाँ था नहीं, सैबानी खान का आर्मी सबको हरा के वो जीत जाता है और उसके बाद पहुँच जाता है वो वहाँ 100 दिन तक रूल करता है। फिर सैबानी खान आता है, एक थप्पड़ मारता है, भगा देता है उसको, भागो यहाँ से। फिर एक बार फाइनल बैटल होता है 1497 में ही, सैबानी खान और इसका बाबर का बैटल ऑफ सरायबुल। उसमें क्या होता है, सैबानी खान जीत जाता है और बाबर ना बोलता है भाई छोड़ दो, मत मारो मुझे, हम जा रहे हैं। तो बोलता है ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे, पता चला जो तुमको छोड़ देंगे फिर तो आर्मी लेके आएगा। तुम क्या करो ना, तुम अपनी छोटी बहन से मेरा शादी करवा दो। तो बाबर के पास कोई ऑप्शन था नहीं, अपनी छोटी बहन खानजदा को दे दिया अपना सैबानी खान को और वहाँ से चले गया। फिर बाबर का भटकाऊ जीवन शुरू होता है। वो काबुल चले जाता है 1504 में। 1504 में वो चले जाता है काबुल। वहाँ में सोच रहा है क्या करे, 2-3 साल ऐसे ही बीत गया। 1507 में अपना खाली समय बैठा, अपने आप को टाइटल एज्यूम करके अपने आप को पादशाह टाइटल दे दिया। ठीक है। उसके बाद 1510 में वो ईरान के शाह के पास गया और बोला चलो दोनों लोग मिल के ना इसको हटा देते हैं। ठीक है। उसके बाद मतलब कुछ अपना वो लोग डील कर लेता है। ठीक है। तो 1510 में ये दोनों मिल के सैबानी खान को तो मार डालता है। उसके बाद ये दोनों ना रूल करने के लिए एक निर्णय पे नहीं आ पाया था। तो वहाँ के जो लोग थे ना तो वो बोले जो भागो दोनों यहाँ से, हमको नहीं चाहिए। अब इस चीज़ से ना उसको ख़राब लगा बाबर को, बोला इतना मेहनत की ये यहाँ, मतलब इन्हीं लोग के लिए इतना मेहनत की और ये लोग के पास कदर ही नहीं है। वो चले गया फिर वापस अफ़गानिस्तान में और वहीं सेटल हो गया।
तो वहाँ जब आ गया तो अफ़गानिस्तान के बगल में वो देखा जो इंडिया बहुत समृद्ध देश है, बहुत समृद्ध देश है। तो वो शुरू में पूरा नहीं मांग रहा था, जो हम इंडिया पे अटैक करने का नहीं सोच रहा था। वो शुरू में बस सोच रहा था जो लाहौर, दीपालपुर और मुल्तान वाला जो रीजन है ना, वो हमको बस दे दे, ठीक है ना। वो अगर दे देगा तो ठीक रहेगा। लेकिन ये आगरा पे उस समय सिकंदर लोधी रूल करता था, लोधी डायनेस्टी स्टार्ट हो गया तो, ठीक है ना। तो वो मना कर दिया बाबर को, जो हम कुछ 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे, ठीक है। सिकंदर लोधी मर गया, फिर इब्राहिम लोधी हुआ। इब्राहिम लोधी थोड़ा बच्चा टाइप बुद्धि था उसका। इब्राहिम लोधी से फिर वो सेम चीज़ डिमांड की, इब्राहिम लोधी मना कर दिया, ठीक है ना। वो छोटा मोटा 4-5 अटैक किया है इंडिया पे, लेकिन उससे ना इतना वो बड़ा अटैक नहीं था जो मतलब हिला पाए आगरा दिल्ली सल्तनत को, ठीक है ना। अभी वो उसके बगल में ही लाहौर, दीपालपुर, मुल्तान से ही सटा राजपूताना था। वहाँ भी वो सोचा, वहाँ भी वो लोग तैयार थे, वो लोग भी कुछ नहीं दिए, ठीक है। अब राजपूताना जो था ना, वो ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लोधी डायनेस्टी को। और ऊपर से जो ये इब्राहिम लोधी 17 साल की उम्र में ही राजा बन जाता है। और जब यंग एज में आप राजा बन जाते हो तो आप कद्र नहीं करते हो किसी का, ठीक है ना। तो इब्राहिम लोधी के ही दरबार में आलम खान, उसका एक चाचा रहता, वो कोई सजेशन दिया था, उसको वो नहीं माना, ठीक है। नहीं ऐसे, क्योंकि उसको बार बार ना राणा संगा चैलेंज करता था। राजपूताना के एक राजा थे राणा संगा, बहुत ही बहादुर योद्धा थे। अभी बैटल ऑफ खानवा में उनका चर्चा भी होगा। बहुत ही खतरनाक वो योद्धा थे, ठीक है। तो अभी ना इब्राहिम लोधी को ना वो हरा दिए थे, ठीक है। उसके बाद तो उसका जो चाचा था आलम खान, उसको यही सजेस्ट करता है था, जो तुम सुल्तान है, तुम ऐसे ये सब युद्ध में जाते ही क्यों, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है ये सब युद्ध में जाने, तुम्हारा इतना बड़ा सेना है, वही लोग युद्ध करेगा, तुम क्यों जा रहे हो, ठीक है ना। इस चीज़ से उसको अच्छा नहीं लगा। जो राजा को सजेशन कैसे, सुल्तान को सजेशन कैसे दे सकता है। तो अपने चाचा दौलत खान को डांट दिया, आलम खान के एक मित्र रहते हैं दौलत खान। वो अपने मित्र के पास जाता है और बोलता है, जो भाई भतीजा सब का क्या बोला जाए, डांट देता, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है क्या किया जाए इसको, हम चाह रहे हैं जो इसको हटा दे राजा, इसको यहाँ से हटा दे। तो बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है दौलत खान। बाबर जो है ना, ये 3 एरिया उसको चाहिए, दीपालपुर, मुल्तान और लाहौर वाला 3 एरिया चाहिए, ठीक है। और ये दौलत खान जो रहता है लाहौर का ही गवर्नर रहता है, ये 3 एरिया उसको चाहिए, ठीक है, रूल करने के लिए। तो ये परमिशन नहीं दे रहा, हम लोग जाके उससे डील कर लेंगे बाबर से, जो आप ये 3 एरिया ले लो, रूल करो आप, अब बाकी आगरा पे हम लोग का रूल रहेगा। जाता है बाबर के पास, बाबर भी सोचता है क्या बेवकूफ़ आदमी आ गया है भाई, ठीक है। तो ऐसे वो फील्डिंग सेट, बाबर को भी वही लगा, जो अगर हम पूरा जीत जाएंगे इसको देंगे कहीं भी, सब क्या बेवकूफ़ आदमी है, ठीक है ना। ऐसे करके वो अपना मान जाता है, ठीक है। अच्छा, राणा संगा का बता दिए ना। राणा संगा 2 बैटल हार चुका, राणा संगा से 2 बैटल इब्राहिम लोधी हार चुका है। तब 1517 बैटल ऑफ बयाना, और इब्राहिम लोधी लॉस्ट बैटल बट रैन अवे, ठीक है। और 1518 में बैटल ऑफ खतौली। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताया। राणा संगा वर्सेस इब्राहिम लोधी, ठीक है। सेकेंड टाइम भी राणा संगा जीत जाता है, सेकेंड टाइम इब्राहिम लोधी भी भाग जाता है, ठीक है। तो अब अभी हम लोग इसका दोनों का बताएंगे, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी बहुत ही केयरलेस योद्धा था, लेकिन बाबर जो था ना, उसका पूरा प्लानिंग था, जो कैसे हमको क्या करना है, हमको कैसे हराना है उसको। तो वो क्या किया ना, युद्ध से पहले ही ना एक टनल बना दिया था, ठीक है। अब वो टनल बन गया था, टनल के नीचे पूरा कील विल बिछा दिया था, ठीक है ना। अब उसके ऊपर एक नॉर्मल मैट टाइप का रख दिया, जिससे पता नहीं चले वो टनल हो जाए। अब वो पूरा ग्राउंड में ऐसा कर दिया था, लंबा आधा बैटल फील्ड को वो ऐसा ही कर दिया, और वो उस साइड था। और ना उसके पास वो सब था, कैनन वैनन, मिसाइल विसाइल लेके उसके आर्मी में था। उसको वो ना बुलेट कर बैलगाड़ी के पीछे उन लोगों को रखा था, जो उसको देख के वो लोग सावधान ना हो जाए, वो लोग पीछे ही रहे, ठीक है। तो पूरा उसका प्लानिंग सेट था। तो अभी क्या हुआ, जैसे ही अटैक हुआ, आक्रमण, दोनों अपना अटैक कर देता है। उसके बाद होता क्या है, जब
ये इब्राहिम लोदी का जब आर्मी आता है तो आधा में वो जो टनल खोदता है वहाँ जाके बहुत लोग मरने लगा। उसके बाद पूरा एक सिस्टमेटिक से वो लोग लड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद जो आगे आए कुछ, तो उसके बाद ये अपना ये कैनन जो मिसाइल लेके जो आदमी सब खड़ा था वो सब उसको गोली से मार रहा है, मिसाइल से मार रहा है, कोई बांध से मार रहा है, तो ऐसे करके ना मार देता है। और उसके बाद इब्राहिम लोदी को भी वो मार देता है, ठीक है। उसके बाद बाबर का कितना अटैक होता है ना, बहुत इजी है याद करना। पहले ये बैटल ऑफ खानवा का बता देता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, इसमें राणा संगा के साथ वो बाबर का युद्ध होता है। बाबर बस इसमें जब वो ना आफ्टर सीइंग राणा संगा का बहुत ही खतरनाक वॉरियर स्किल था। वो क्या करता है ना, वो सारे राजपूत को एक कर लिया था, ठीक है। बोलता है जो अभी मुस्लिम और हिंदू का बात है, मुस्लिम और राजपूत का बात है, अभी सब राजपूत एक हो जाओ, अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है, अभी हम लोग को सबको एक साथ मिलके युद्ध करना है इस पर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, जब शुरू में अपने सेना को तितर बितर करके मरते देख रहा था ना बाबर, तो उसी में वो जिहाद का स्लोगन दिया है, ठीक है ना। उसके बाद ये वॉर होता है, मिसाइल विसाइल। इसके बाद क्या करता है ना, ये क्या करता है, ऐसे नहीं हार रहा था राणा संगा का आर्मी। तो ये क्या किया ना, अपना आर्मी को बता दिया जो उसका जो सेना मर रहा है ना, उसका तुम ड्रेस पहन के उसका सेना को मारने लगो, ठीक है ना। उसके बाद आपस में कुछ वो लोग के राजा, जो 2-3 राजा, जो 4-5 राजा मिल के युद्ध कर रहे थे, आपस में फूट डाल दो। जो राणा संगा का ऐसा प्लान है जो दिल्ली पे वही रूल करेगा। तो ऐसा करके ना बाकी रूलर चले गए छोड़ के। अब राणा संगा अकेला था, वो हार नहीं माना, और फिर उसको एक मिसाइल लगा और वो बेहोश हो गया, तो ठीक है ना। तो उस फिर बेहोश हो गया, तब भी वो मरा नहीं था, बेहोश हुआ था। उसको जहर देके उसको मारा गया, उसी के कोई आदमी ने उसको जहर देके मार दिया। उसके बाद उसकी वाइफ है रानी कर्मावती, वो रूल करती है, ठीक है ना। बाबर फिर बंगाल के रूलर नुसरत शाह के साथ एक ट्रीटी साइन करता है, ठीक है। बस एक कंडीशन था उसके ट्रीटी में, जो अफगान रूलर को किसी को शरण नहीं देगा, ठीक है। बाबर का पर्सनल लाइफ पे आता है। बाबर का गुरु का नाम था ओबेदुल्ला अरार। बाबर की 3 वाइफ थी, महाम बेगम, गुलरुख बेगम और गुलजार बेगम। बाबर के 5 बच्चे थे। हुमायूं सबसे बड़ा था, फिर आता है कमरान, फिर अस्करी, फिर हिंदल, फिर गुलबदन। गुलबदन बेटी थी। गुलबदन बहुत ज़्यादा क्लोज रहती है हुमायूं की। हुमायूं सबसे बड़ा रहता है और बाबर सबसे ज़्यादा प्यार हुमायूं से ही करता है। तो सबको एक एक रूलर देता है। तो जैसे वो लोग में रूल रहता है उज्बेक रूलर सब में, जो सब बेटे को कुछ कुछ देते हैं। हुमायूं दिल्ली आगरा का रीजन पे रूल करता है, कमरान काबुल और गंधार के रीजन में, अस्करी संबल के रीजन में, हिंदल अलवर के रीजन में रूल करता है, ठीक है। सबका हो गया। फिर बाबर का एक डायरी रहता है, उसमें बाबर लिखता है जो जो भारतीय लोग हैं ना वो बहुत ही कमज़ोर रहता है, ठीक है ना। यहाँ के वो हरियाली और जानवर उनको पसंद आया, बाबर को पसंद आया था। और उसके अनुसार कृष्ण देव राय जो था विजयनगर एम्पायर का, वो सबसे बहादुर राजा था मतलब इंडियन में। तो एक ऐसा ही प्रचलित है, एक बार हुमायूं बीमार रहता है तो बाबर उसको मस्जिद ले जाता है और बोलता है जो अगर मतलब और बोलता है ऐसे भगवान को, जो अल्लाह को बोलता है जो मतलब मेरी ज़िंदगी ले लो और इसका ज़िंदगी बचा दो। और बोला जाता है जो भगवान उसका बात सुन लेता है, उसके बाद हुमायूं ठीक होने लगता है और बाबर बीमार होने लगता है, ठीक है ना। बाबर का डायरी का नाम रहता है टुजुक ई बाबरी, ठीक है ना। टर्किश लैंग्वेज में लिखा रहता है। बाबर को यहाँ का एनिमल, बर्ड, क्लाइमेट, वेजिटेशन ये सब बहुत अच्छा लगा था। यहाँ के लोगों को कमज़ोर बताया था। यहाँ के आर्किटेक्चर उसको पसंद नहीं आया था। विजयनगर को सबसे समृद्धशाली राज बताया, हो गया। राणा संगा की बहादुरी का भी बहुत तारीफ किया था अपनी डायरी में। बस बाबर के बारे में इतना ही बात है। अगला है हुमायूं। हुमायूं का बर्थ होता है 29 दिसंबर 1530 को कोरोनेशन होता है, सॉरी बर्थ बोलता है।
और उसका ओरिजिनल नाम रहता है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है ना। आफ्टर सिटिंग ऑन द मेन दिक्कत क्या है ना, हुमायूं तो राजा बन गया। अब देखो बाबर क्या किया ना, बाबर का पूरा जीवन ही उसका युद्ध में ही चले गया। बाबर का जो लगातार ही वो उसका हम बता रहे हैं, बहुत सिंपल है उसका। वो ना 1526 में बैटल ऑफ पानीपत करता है, वहाँ उस समय वो रूलर बनता है आगरा दिल्ली का। फिर 1527 में बैटल ऑफ खानवा होता है राणा संगा के साथ। फिर बैटल ऑफ चंदेरी होता है, उसमें कृष्णदेव राय के साथ होता है। फिर बैटल ऑफ घाघरा होता है महमूद लोधी के साथ। फिर 1526, 27, 28, 29 4 बैटल हो गया। 1530 में उसका डेथ हो गया। तो मेन उसमें दिक्कत क्या हो जाता है ना, इतना चीज़ लगातार होता है ना, तो वो कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया। अब कुछ उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए समय ही नहीं मिला। तो हुमायूं का जो थ्रोन पे बैठने का 5 डिफिकल्टी जो आया, पहला तो था अनऑर्गेनाइज स्टेट। मतलब यही बाबर जीतते तो गया लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, जो यहाँ से टैक्स आ रहा है वहाँ से टैक्स आ रहा है, और एक तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। फिर दूसरा है जो वार के कारण ट्रेजर पूरा एम्प्टी था। तीसरा था उसके भाई लोग खुश नहीं थे किस जिस तरह से बंटवारा हुआ था। चौथा अफगान लोग भी ढूंढ रहे थे इसको। फिर पांचवा जो हुमायूं एक शराबी था, उसको कमज़ोर आदमी था, तो ऐसा मतलब इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम था, ठीक है ना। अब उसका सुनता है 1530 में तो वो राजा बनता है। अब उसका मिशन कैंपेन से सुनता है 1531 में कलिंजर मिशन, तो उसमें वो किंग प्रताप रुद्रदेव को हरा देता है। फिर 1532 में दोहारिया का युद्ध, उसमें महमूद लोदी को हरा देता है। फिर 1532 में ही चुनारगढ़ का युद्ध, उसमें शेर खान को हरा देता है। शेर खान बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। 1532 में चुनारगढ़ का युद्ध में शेर खान को हुमायूं हरा देता है। शेर खान सरेंडर कर देता है और अपने जो पुत्र रहता है जलाल खान को वहाँ दे देता है, मतलब गिरवी दे दिया है। जो मतलब उस पीस है जो अब इसलिए उस गिरवी देना पड़ता है, जो अब फिर तुम आर्मी लेके अटैक नहीं करो उस पर, तो अब उस अपना बच्चा दे देता है या अपनी बहन का शादी। ये एक ट्रीटी बनाने का पहले समय में एक तरीका था। तो ऐसा ही होता है। 1532 में गुजरात और मालवा पे वो अटैक करने का सोचा था, तो हुमायूं वर्सेस बहादुर शाह, हुमायूं बैटल जीत गया। फिर वाइल गोइंग फ्रॉम आगरा टू गुजरात वो बहुत ही आसानी से जीत गया। फिर जब वापस वहाँ से जा रहा था तो चित्तौड़ आया था, तो वहाँ वो कुछ किया नहीं। तो बहादुर शाह जो था ना, वो बोल रहा था जो तुम उस समय बहादुर शाह बोला जो तुम अटैक करना मेरे पे, लेकिन अभी हमको फ्री छोड़ दो, हम चित्तौड़ पे अटैक करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो चित्तौड़ उस समय राणा कर्मावती जो उसकी राणा संगा की वाइफ रहती है, वो उस समय रूल करती है। बहुत ही वो राणा कर्मावती उसको लेटर भी लिखती है हुमायूं को, जो अभी तुम सपोर्ट करो मेरे को, आगे कुछ भी होगा मैं हेल्प करूँगी। लेकिन बहादुर शाह जो होता है मुस्लिम वाला को जिहाद का उसको दे दिया, तो हुमायूं हेल्प नहीं करता। और फिर ऐसे ही हुमायूं हेल्प नहीं करता है, तो फिर बहादुर शाह पूरा कोहराम मचा देता है और सबको मार देता है, ठीक है ना। बहादुर शाह चित्तौड़ को लूट लेता है। उसके बाद हुमायूं फिर गुजरात अटैक करता है और बहादुर शाह वहाँ से भाग जाता है, ठीक है, वहाँ से चल जाता है। हुमायूं फिर क्या करता है, गुजरात कैप्चर करके अपने छोटा भाई अस्करी को वहाँ का राजा बना देता है। और ये बहादुर शाह भाग के निन्नो दी कोना, एक पोर्टुगल गवर्नर रहता है, उसके पास चले जाता है हेल्प के लिए। अब निन्नो दी कोना जो था वो परेशान था इससे, मतलब उसको बहुत बार बोला था जो गोवा वाला रीजन तुम हमको दे देना, दमन एंड दीप का रीजन दे देना, वहाँ उन लोग के लिए एक अच्छा रहेगा, एक समुद्र का एरिया रहेगा, एक पोर्ट वो लोग वहाँ बना सकता है, लेकिन ये नहीं दे रहा था, ठीक है ना। फिर उसके बाद लेकिन उस समय एक बार डील कर लिया था, तो बहादुर शाह और ये पोर्टुगल जो था निन्नो दी कोना, वो मिल के अस्करी को तुरंत हटा देता। अभी वो पहुंचा भी नहीं था कि पीछे पीछे अस्करी आ जाता, ठीक है। तो उसके बाद ये बहादुर शाह इसको दमन एंड दीप वाला रीजन नहीं देता है, तो निन्नो दी कोना बहुत परेशान इरिटेट हो गया इससे, बोले ठीक है तुमको बताता है। तो पोर्टुगल जो था समुद्र में ही वो लोग अपना डेरा डाले हुए थे मोस्टली,
ठीक है ना। वो लोग पोर्टुगल इतने पावरफुल हो गए थे एक टाइम पे, जो उस समुद्र में मुगल एम्पायर से भी टैक्स लेते थे। समुद्र में अगर कोई काम है उनको, तो समुद्र में पूरा कंट्रोल पोर्टुगल का ही था। तो पार्टी दे रहा था, तो इसको बहादुर शाह को बोला जो छोड़ दो, दमन द्वीप छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए, तू रख अपना दमन द्वीप, मेरा बर्थडे है, तुम आओ पार्टी किया जाएगा। बुला लेता उसको। अब बुला लेता है तो उसके बाद अब उसके आर्मी को रोक दिया जाता है। बोलता है अब निन्नो दी कुन्ना भी वहाँ अकेला है, तुम भी अकेला जाओ, डरता क्या है, अरे वो भी अकेला ही है। उसको भी लगा हाँ पार्टी वार्टी चल रहा है, इसलिए गार्ड वार्ड वहाँ क्या करेगा, सब वहाँ छोड़ दिया। तो ये क्या करता है, थोड़ा पिला उला के फिर उसको गोली से मार देता है, जो आवाज़ बीच में ही, और उसके बाद एक अपना उसको पानी में ढकेल देता है। उसके बाद वापस आता है, उसके आर्मी को बोलता है जो तुम्हारा जो राजा बहादुर शाह है पी के गिर गया। तो ऐसे बहादुर शाह का मौत हो गया। उसके बाद ये निन्नो दी कुन्ना दमन एंड दीप रीजन का कंट्रोल ले लेता। फिर चुनारगढ़ मिशन होता है। ये जब मालवा और गुजरात मिशन पे जब हुमायूं जाता है ना, तो इस शेर खान का जो बेटा जलाल रहता है वहाँ से भाग जाता है। अब उसके बाद फिर शेर खान अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है। बोल रहे थे यही रीजन से ना वो लोग कुछ ना कुछ कैप्चर करता है, जो ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं करता। तो हुमायूं क्या करता है, फिर चुनारगढ़ को घेर लेता है। तो फिर शेर खान बंगाल भाग जाता है। फिर शेर खान को पता है हुमायूं का कमजोरी शराब है, तो शेर खान क्या करता है, बंगाल जाता है। बंगाल में एक पूरा राजमहल में ही पूरा शराब भर देता है। जब हुमायूं बंगाल जाता है तो शेर खान बंगाल से वापस चुनारगढ़ आ जाता है। हुमायूं वहाँ शराब इतना देख के ना, उसका नाम पहले तो रख दिया था जन्नताबाद, मतलब जन्नत का मतलब जगह, बंगाल का नाम देता है। अब जब हुमायूं बंगाल गया तो वो वापस चुनारगढ़ गया। अब हुमायूं जब पूरा एंजॉय करने के मूड में है, वो वहाँ चुनारगढ़ में प्रिपेयर कर रहा है। फिर जब इन लोग का बैटल हुआ, चुनारगढ़ से भी आगे वो चले गया। तो फिर जब इन लोग का बैटल हुआ तो फिर उसमें हुमायूं को हरा देता है, और हुमायूं अपना जान बचाकर कर्मनसा रिवर में कूद के अपना जान बचा लेता है। तो ठीक है ना। उसके बाद हुमायूं को हराने के बाद शेर खान अपना नाम बदल के शेर शाह कर लेता है, और बाद में ये शेर शाह सूरी जो होता है यही है, सूरी डायनेस्टी यही चालू करता है शेर खान। फिर 1540 में होता है बैटल ऑफ कन्नौज, हुमायूं वर्सेस शेर शाह। इसमें भी शेर शाह जीत जाता है। उसके बाद हुमायूं को भागना पड़ता है, भटकना पड़ता है, अपना जान बचा के वो इधर उधर भागता है। उधर भटकते भटकते वो अजमेर पहुंचा। अजमेर में एक अली अकबर जामी रहता है, वो हिंडल जो इसका भाई रहता है उसका गुरु रहता है, उसके घर वो पहुंचा। हुमायूं को अली अकबर जामी की बेटी जो हमीदा थी वो बहुत पसंद आई, उससे वो निकाह कर लेता है। हुमायूं अमरकोट के जब वो प्रेग्नेंट रहती है और ये लोग भागते ही रहता है छिप छिप के, जो ये कहीं भी उनको शेरशाह सूरी ढूंढ ना ले, नहीं तो मार देगा। तो हुमायूं अमरकोट के जो राणा थे वीर साल, उसके घर पहुंचता है और बोलता है जो मेरे साथ जो महिला है आप उसका बस देखभाल कर लीजिए। तो जो वहाँ के राणा वीरसाल रहता है भाई, बोलता है जो स्त्री लोग पे वैसे भी हम लोग क्षत्रिय हैं, स्त्री पे हम लोग वार नहीं करते, लेकिन तुम लोग को नहीं रहने का परमिशन दे सकते हैं, तो तुम स्त्री को यहाँ छोड़ दो, उसका सुरक्षा मेरा जिम्मेदारी है। तो वहाँ वो अपनी पत्नी हामिदा को छोड़ के वो आगे भाग जाता है और आगे चले जाता है, और उसका भाई का आगे ही किंगडम रहता है, तो वहाँ वो जाने वाला रहता है। लेकिन वहीं से हामिदा का ही बेटा का नाम अकबर रहता है। तो उसके बाद ये अपने काबुल पहुँचा अपने भाई कमरान और अस्करी के पास। तो कमरान और अस्करी क्या करता, परेशान ही रहता, वो लोग को बंटवारा पसंद नहीं आता। तो वो लोग अपने आर्मी को बोल देता है जो अरेस्ट कर लो हुमायूं को। हुमायूं भाग जाता है वहाँ से और ईरान के रूलर के पास पहुँच जाता है। ईरान का रूलर का नाम रहता है शाह तमास। हुमायूं अपना सारा चीज़ बोल देता है उसको, और उसको बोलता है कि भाई राजा मेरा हेल्प कर दो, हम तुमको अपना कहानी पूरा सुना लिए, बस राजा बने हैं क्या है, भाग ही रहे हम, पूरा जीवन मेरा भागने में ही बीता है। तो अब वहाँ का जो राजा था शाह तामस, वो बोलता है जो तुम ना, ये लोग इसको कन्वर्ट करवाता है, ठीक है ना, एक मिनट, कौन, यू हैव टू लीव सुन्नी एंड बी सिया। अच्छा, ये लोग सुन्नी मुस्लिम रहता है, इसको कन्वर्ट करके सिया मुस्लिम किया। इसको बोला जो अगर वो हो जाओगे तो हम हेल्प करेंगे। अब जो आदमी भाई मरता क्या कुछ नहीं करता,
वो बोल रहा है ऐसे ही हम मर रहे हैं भाई, हमको सुन्नी बन के कौन ही मदद कर रहा है, पर सिया बन के जब वो हमको मदद करने के लिए तैयार ही है तो सिया बन जाता है, तो वो सिया मुस्लिम बन जाता है। फिर सात तामस उसका हेल्प करता है। सात तामस अपना एक कमांडर उसको दे देता है और 14,000 का सेना दे देता है। कमांडर का नाम रहता है बैरम खान। अस्करी फिर अटैक्ड अमरकोट एंड कैप्चर्ड अकबर। अस्करी क्या करता है, जो वो अमरकोट को अटैक करके अकबर को वहाँ से कैद कर लेता है। बैरम खान फिर जाता है और अकबर को भी सेव कर लेता है, कमरान अस्करी को भी मार देता है और काबुल जीत जाता है और हुमायूं को दे देता है। हुमायूं फिर काबुल को रूल करता है 15 साल तक, ठीक है ना। 15 साल तक वो काबुल में ही रूल करता। अब उसको आना था यहाँ वापस, सूरी मतलब शेरशाह सूरी को हरा के वापस आना है। तो अभी हम लोग थोड़ा शेरशाह सूरी का भी इतिहास पढ़ लेते हैं, ठीक है। इन आगरा सूरी डायनेस्टी वॉज देयर। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक था। उसके बाद इस्लाम शाह, फिर सिकंदर शाह 1555 में, और टटर खान था सिकंदर शाह का सेनापति। तो सिकंदर शाह जब आ गया ना तो उस सूरी डायनेस्टी कमज़ोर हो गया था। उस समय क्या बोलता है ना, बैरम खान सजेस्ट करता है जो अटैक करते हैं अब इस पे और आगरा को वापस जीतते हैं। बैरम खान एडवाइस करता है इसको और अटैक करता है। 1555 में काबुल वाले रीजन से अपना वो अटैक करता है, वो मुल्तान वाले रीजन से अटैक करता है। 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा, उसमें बैरम खान जाता है और इधर से टटर खान आता है। टटर खान इधर का सेनापति रहता है, बैरम खान उस साइड का सेनापति रहता है, हुमायूं साइड का, और टटर खान सिकंदर शाह का। तो इन दोनों में बैटल होता है, टटर खान को मार देता है बैरम खान। फिर 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद होता है, उसमें हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी होता है, उसमें सिकंदर शाह सूरी हार जाता है। और उस समय फिर 1555 में मुगल डायनेस्टी दोबारा भारत पे आता है, ठीक है ना। तो उस समय सेकेंड टाइम ज़्यादा 6 महीना के लिए बस रूल करता है, उसके बाद वो मर जाता है हुमायूं। हुमायूं एक दिल्ली के पास में एक टाउन बसाया था जिसका नाम था दीन पना। इस टाउन में एक लाइब्रेरी बनाया था, वो लाइब्रेरी में ही सीढ़ी से गिर के उसका मौत हो जाता है। बैरम खान ने फिर अकबर के पास जाता है और अकबर को उसी समय वो राजा बना देता है, ठीक है। अकबर 12-13 साल का ही होगा जिस समय उसको रूलर बना दिया था। तो उस समय देख रहा था पंजाब में बहुत ज़्यादा ये विरोध हो रहा था, तो बैरम खान ने सोचा जो जाते हैं पंजाब में देखते हैं क्या विरोध होता है और उन लोगों को शांत कर दिया जाए। तो अकबर बच्चा था, बोला जो मैं भी चलता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद से ये सिकंदर शाह का एक सूरी रहता है हेमू, उसको पता चल जाता है जो हुमायूं मर गया है और ये अकबर और ये बैरम खान अभी पंजाब गया हुआ है, तो उसको लगा जो वो खाली है तो अभी उस पर अटैक कर देता है। तो हेमू उस समय अटैक करता है दिल्ली सल्तनत पे और जीत भी जाता है। और हेमू जो था इकलौता हिंदू राजा था जो मेडिएवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत पे रूल करता। हेमू वॉज द ओनली हिंदू राजा इन मेडिएवल हिस्ट्री टू रूल इन दिल्ली सल्तनत, ठीक है। फिर 1556 में बैरम खान आता है, हेमू को हरा देता, मार देता, ठीक है ना। शेरशाह सूरी बहुत ही उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो सूरी डायनेस्टी का फाउंडर था, ठीक है। वो हिज फादर का नाम था हसन खान, ठीक है। रोहतासगढ़ फोर्ट में उसका नाम है। ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसी के नाम पे बनता है। उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम जानते हैं हम लोग, लैंड मेजरमेंट गज ए सिकंदरी। इसने लैंड को 3 पार्ट में बांटा, गुड मीडियम लोअर, और सबसे बराबर टैक्स लेता था, जो कि एक दिक्कत भी था। फार्मर को रैयतवारी सिस्टम से चलाता था, तो यही था उसका। एडमिनिस्ट्रेशन में सारी पुरानी मुद्रा बंद करवा कर 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का चलवाया, रुपीज़ चलवाया। कॉपर कॉइन का को दाम कहते थे। लॉ ऑफिसर था वहाँ, फिर रेवेन्यू ऑफिसर था। पेशावर से कटक तक 1500 कोस लंबी रोड, शेरशाह सूरी मार्ग या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड,